आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में आज भी युद्ध विराम करेगा। यूएन में रूस के राजदूत का यह बड़ा बयान आया है। ह्यूमन कॉरिडोर के लिए आज भी सीज फायर किया जाएगा रूस की ओर से, और भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे से सीज फायर कीव के चेरनिव, सूमी, मारियापोल में किया जाएगा, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। यानी कल जो टाइमिंग दी गई थी आज भी वही टाइम दी गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि करीब करीब अगर हम देखा जाए तो यूक्रेन टाइम के हिसाब से 9 बजे के करीब वहां पर सुबह हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो जाएगी इस कॉरिडोर की। तो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं। सर आइए हमको जरा बताते हैं कि आखिरकार जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए लोगों को जगह दी जाएगी निकलने के लिए। सबसे पहले तो हुसैन आप बताएं दे कहां लड़ाई चल रही है, जिन शहरों से लोग निकलेंगे। अब ये पूरा पूर्वी हिस्सा आप देखिए कि इस वक्त लड़ाई की जद में है। मारियोपोल, सूमी वो जगह है जो हमारे लिए इस वक्त बहुत चिंता की बात है, क्योंकि सूमी में करीब 700 से 800 भारतीय छात्र हैं जिनको निकालना है। लेकिन आज सूमी में सीज फायर हो सकता है। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। दोपहर 12:30 बजे सीज फायर यहां पर होगा। यूक्रेन टाइम में होगा वहां पर 9 बजे सुबह यानी जिस 3.5 घंटे का फर्क हम क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो यूक्रेन का टाइम इंडिया के टाइम से 3.5 घंटे पीछे है। तो ये वो हिस्से हैं जहां पर लड़ाई चल रही है, और खास तौर से जो वहां पर बाहर के लोग हैं उनको निकलने देने के लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर किया जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और कल की जो बातचीत थी तीसरे दौर की, उसमें एक बड़ी बात बस यही हुई थी। और ये देखिए 4 बड़ी बातें हैं। अमित जरा बताइए दर्शकों को, और इन्हीं बातों पर टिकी हुई है जंग। कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इन 4 बातों पर रुकी हुई है। तो क्या है? पहली चीज है कि सैन्य कार्रवाई यूक्रेन रोके, न्यूट्रल रहने की गारंटी दे दे, रूस का हिस्सा माना जाए क्रीमिया को 2014 में जो उससे लिया गया था, दोनेत्स्क और लुहांस्क को एक अलग देश की मान्यता दी जाए। तो ये 4 वो मांगे हैं जो लगातार रूस की ओर से रखे जा रहे हैं यूक्रेन के सामने। और अगर चारों बातें मान ली जाती है तो उनका कहना है कि हम सीज फायर के लिए कंप्लीटली हम बंद कर देंगे। सर ये जो 4 बातें कही गई हैं, इन 4 बातों में आपको लगता है कि यूक्रेन किसी पोजीशन पे है जो इन 4 बातों को मान सकता है? अगर नहीं मानता है तो फिर रूस तो रुकने वाला नहीं है। देखिए ये 4 बातें कही गई हैं, ये मैक्सिमल पॉइंट ऑफ व्यू है जी, जिसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस युद्ध से मुझे मिल सकता है वो ये हैं। ये चारों बातें तो शायद नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि क्रीमिया का स्टेटस ऑलरेडी अनडिफाइंड है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है ऐसा स्टेटस को। दोनेत्स्क और लुहांस्क में आपने अपनी प्राइमेसी हासिल कर ली है, उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया है, वो भी एक तरफा एक्शन है, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, वो स्टेटस को में रह सकता है। ऐसे बहुत सारी पोजीशंस हैं जहां हमारे यहाँ पीओके है जो स्टेटस को में चला आ रहा है। चलिए इसमें सर विस्तार से करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एयर मार्शल श्रीवास्तव ने तो ये कह दिया कि जो चारों जो बातें मांगे बताई गई हैं वो यूक्रेन तो नहीं मानेगा। आपका ये मानना है? मानना नहीं, लेकिन एक चीज पर समझौता हो सकता है, वो ये कि न्यूट्रल रहें आप। अच्छा, न्यूट्रल नाटो को ज्वाइन नहीं करें। ये असली मुद्दा है रूस का। लेकिन ये भी तो बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी भी है। त्रिपाठी सर ये बताइए कि जैसे सर ने कहा, श्रीवास्तव सर ने, कि एक ऐसा है कि न्यूट्रल रहने की बात मान सकता है, लेकिन क्राइमिया हो या फिर दोनेत्स्क हो या फिर लुहांस्क हो, ये तीनों जो जगह हैं ये तो किसी भी हालत में वापस तो नहीं होने वाले हैं यूक्रेन को। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, 4 मांगे क्या मान ली जा सकती है? क्या आपको लग रहा है कि देखिए मुझे लगता है कि दूसरी मांग जो है न्यूट्रलिटी की, और पहली मांग जो है वो सीज फायर करने की, शायद हो सकता है निकट भविष्य में सीज फायर करने की बात यूक्रेन मान ले। न्यूट्रलिटी की बात भी मान सकता है, लेकिन बाकी 2 मांगे यूक्रेन नहीं मानेगा, और न रशिया इससे पीछे हटेगा। क्योंकि आपको ये बता दें कि दोनेत्स्क और लुहांस्क में 60% से लेकर 65% तक रूसी जनता रहती है, जो रूसी बोलने वाले और रूसी कल्चर के। तो ऐसे में रूस नहीं छोड़ना चाहेगा। रही बात जहाँ तक क्रीमिया की, तो क्रीमिया पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1954 में सुप्रीम सोवियत ने रूस से लेकर के उसे यूक्रेन को दे दिया जी। तो रूस तो अभी भी कह सकता साहब ये तो हमारा पुराना हिस्सा है, इसलिए रूस उस पर नहीं मानेगा। तो ये है कि पहली 2 पर भी अगर मान जाए, बाकी तो 2 पर मुझे तो लग रहा है कि चारों के चारों की आप लोगों ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, 4 जो मांगे, एक तो कि न्यूट्रलिटी, उस पे मान सकता है कि हाँ ठीक है हम किसी के साथ नहीं जा रहे। दोनेत्स्क और लुहांस्क तो पहले से ही उनके पास ही है, और क्राइमिया जो है उस पर भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीजें जो मानी जा सकती है, लेकिन शायद सिर्फ बात करने को लेकर मुझे लगता है अटकी हुई इस चीजें। इंतजार करते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री मुलाकात करने वाले हैं, यह बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। टर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होना तय पाया है। 10 मार्च को
रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री टर्की में मुलाकात करने वाले हैं। ये दिन भी बहुत खास होगा 10 मार्च का। ये बहुत बड़ी खबर है हुसैन साहब, इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर दो विदेश मंत्री मिलने के लिए राजी कर गए हैं, ये अपने आप में ही एक अच्छा संकेत है, क्योंकि लड़ाई अभी चल रही है और दोनों पक्षों को पता है कि ये लड़ाई ऐसे नहीं रुकेगी। और जो चारों मांगे रखी गई थी नेगोशिएटिंग टेबल पर, आप अपना मैक्सिमलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाते हैं कि मुझे उससे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा। और जैसा कि त्रिपाठी सर ने भी समझाया, वो इस मामले के बहुत वो हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, लेकिन उससे ये लगता है दो मांगे जो पहले वाली हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन पर चर्चा होगी और उनको माना भी जाएगा अगर इस युद्ध को रोकना है। उसमें अहम भूमिका नाटो की भी रहेगी और यूएस की तो रहेगी ही रहेगी। नाटो की भूमिका इसमें वैसी होगी क्योंकि जो टर्की और नाटो का हिस्सा ही है एक तरह से। हाँ, नहीं, टर्की नाटो का हिस्सा है, लेकिन टर्की की पोजीशन बड़ी प्रिकारियस है। टर्की ने रूस से S-400 लिया और टर्की पे पाबंदी लगा दी गई। टर्की हाफ वे थ्रू है, मतलब नाटो का हिस्सा है, मगर उसको अभी थोड़ा रोग नाटो कंट्री के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन है तो सही ना। और टर्की उसके साथ साथ वो इस्लामिस्ट वर्ल्ड का वो खलीफा लीडर होना चाहता, खलीफा होना चाहता। तो ये चीज़ भी यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये दोनों विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है, ये अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होगी। अभी तो डेलीगेट्स जिनको कोई पावर उतनी नहीं थी वो मीटिंग कर रहे थे। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, पुतिन और हम आमने सामने बैठें और बात करें, वो तो अभी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन विदेश मंत्री स्तर की मीटिंग हो रही है। एक चीज़ मैं और कह दूँ कि लावरो इज मॉडर्न किसिंजर, मॉडर्न चाणक्य। इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा शूट डिप्लोमेट लावरो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।